आज पिंकी को मरे हुए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन उनके बेटे अमित और सुमित अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। खेत की मेड़ पर बैठा हुआ उनका पति बसंतु बार बार यही सोचकर दुखी हो जाता था कि क्या उसके अपने बेटे भी इतने पत्थर दिल और स्वार्थी हो सकते हैं। जिस माँ ने उन्हें कभी भी जरा से दुख तकलीफ का एहसास तक न होने दिया, जिनकी हर गलती के लिए वह लोगों के सामने झुकती रही, कभी उसकी ममता में जरा भी कमी न आई। वही लड़के उसके बीमार होने पर तो क्या आए, लेकिन उसकी अंतिम विदाई के वक्त भी उन्हें समय की कमी खली। अमित ने तो टेलीफोन पर बीमार माँ के पास न पहुँचने की अपनी मजबूरी बयान कर दी थी। उसे माँ से ज़्यादा इस वक्त कंपनी के फायदे के लिए विदेश यात्रा ज़्यादा सही लग रही थी। रही बात छोटे बेटे सुमित की, उसने भी साफ कह दिया था, पिताजी मेरे पास छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं हैं। जो थोड़ी बहुत बची हैं उन्हें मैं 2 महीने बाद बनने वाले अपने नए मकान के लिए खर्च करूंगा। मैं नहीं आ पाऊंगा। माँ की देखभाल के लिए गांव की किसी महिला को रख दो। यदि पैसे की कमी हो तो मांग लेना। 90 बीघा जमीन का मालिक बसंतु अपने दोनों लड़कों की फितरत को जान चुका था। पिंकी अंतिम सांस तक अपने बेटे बहुओं और पोते पोतियों की एक झलक पाने के लिए तरसती रही। वह हर दिन निकलने वाले सूरज के साथ एक आस भरी निगाह बसंतु पर डालती और दोनों बेटों की बातों को झुठलाते हुए कहती, उनकी ये ना आने की बातें सिर्फ मुझे थोड़ा सताने के लिए है। मैं अपने अम्मू और सम्मू को अच्छी तरह से जानती हूँ। देखना वो दोनों कल जरूर आएंगे। कहते कहते वह उनके बचपन में ही खोकर रह जाती और बुदबुदाने लगती। जब अम्मू सम्मू मेरे पास थे तो घर में खूब सारी रौनक रहती थी। वे दोनों लड़ते झगड़ते भी, खूब सारी जिद भी करते, लेकिन रहते तो मेरे पास ही थे ना अम्मू सम्मू के बाबू। कहते कहते पिंकी की आंखें बहने लगती। आंखें पोंछते पोंछते वह अब की बार चेहरे पर खुशी की चमक और आंखों में आंसुओं से उत्पन्न लालगी को जैसे छुपाते हुए कहती, याद है आपको अम्मू सम्मू के बापू, जब पहली बार हम अपने नन्हे बच्चों को लेकर शहर आए थे और उस शहर के चौराहे पर पहली बार उन्होंने गोलगप्पे और चाट खाई थी तो मेरे बच्चे कितने खुश हुए थे, कितना सुकून मिला था इस तरह की खुशियाँ उनके चेहरे पर देखकर। पर अब तो कई महीने वर्ष बीत गए, मुझे मेरे बच्चों, मेरे बहुओं और मेरे पोते पोतियों का चेहरा देखे बगैर शहर ने मेरे बच्चों को अपना गुलाम बनाकर रख दिया है। आंसुओं की अविरल धारा को बहने से रोकने की असफल कोशिश में लगी पिंकी अपनी बात को जारी रखते हुए फिर कहती है, हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या इनकी किताबों में कहीं यह जरा भी नहीं लिखा कि माँ बाप को उम्र के इस पड़ाव में अपने बच्चों के स्नेह और प्यार की आवश्यकता होती है? क्या यह पढ़ाई बच्चों के दिल से अपने माँ बाप की सारी संवेदनाएं खत्म कर देती है? हल्के से विराम के बाद वह फिर बोली, काश हमने अपने बच्चों को अनपढ़ ही रहने दिया होता, कम से कम वे हमारी आंखों के सामने तो होते। पिंकी ऐसे ही रोज कुछ दिनों से बुदबुदाती जा रही थी। बच्चों से जुड़ी कोई भी बात जब उसे याद आ जाती, कुर्सी पर बैठते बैठते कहती जाती। बसंतु पिंकी को हर तरह से दिलासा देता रहता, उसे खुश रखने की कोशिश करता, परंतु पिंकी ने तो बस अब अपने बच्चों और उनके परिवार से मिलने की जिद पकड़ रखी थी। वह कहती, अम्मू सम्मू के बापू, हम कितने बदनसीब हैं ना, हमारे पोते पोतियों को गए हुए कितने वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें हम मुश्किल से 1 या 2 दफ़ा ही देख पाए, वो भी तब जब उनके मुंह में जुबान नहीं थी। मेरी तो उनसे बात करने की हसरत ही रह जाएगी शायद। कितनी लाचार हूँ मैं, हम तो मिलने भी नहीं जा सकते उनसे। काश मेरी रीढ़ की हड्डी का यह रोग मुझे कुछ दिनों के लिए उनसे मिलने की इजाज़त दे पाता। तुम चिंता ना करो पिंकी, तुम एक दिन जरूर स्वस्थ हो जाओगी। मेरे दोनों बच्चे तुम्हें शहर के अच्छे अस्पताल ले जाएंगे। वैसे यहाँ भी शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज तो चल रहा है। देखना कुछ ही दिनों में तुम स्वस्थ होकर दौड़ने भी लगोगी। फिर हम दोनों अपने बच्चों, पोते पोतियों और बहुओं से मिलने खूब भागते हुए जाएंगे। देखना तुम। यह सब कहते कहते बसंतु का गला भर आया था। वह पिंकी के सामने से उठा
और यह कहते हुए कमरे से बाहर निकल आया कि बारिश आने वाली है। मैं बाहर सूखने रखे कपड़ों को उठा लाता हूँ। कमरे से बाहर निकलते ही बसंतु खूब दहाड़े मार मार कर रोया। वह भी तो अपने बच्चों से मिलना चाहता था, वह भी उन्हें जी भरकर देखना चाहता था, अपने पोते पोतियों बहुओं से मिलना चाहता था। वह हर त्योहार में घर के सामने की सड़क पर नजरें गड़ाए खड़ा रहता कि शायद इस वाली बस में उसके बच्चे उनके पास आएंगे, यह वाली नहीं तो अगली वाली बस सही। लेकिन अंतिम बस तक जब कोई नहीं आता तो वह बड़ी बड़ी आंखें लिए पड़ोस के परिवार में आए उनके रिश्तेदारों के बच्चों को भी खूब सारी मिठाइयाँ बांटता और 2 घड़ी उनके साथ बातें करके उन्हें कहानियाँ सुनाकर अपने गम को हल्का करने की कोशिश करता। वह उन बच्चों को पिंकी के पास भी ले जाता ताकि पिंकी का दिल बहल सके और उसे अपने पोते पोतियों की कमी महसूस न होने पाए। पिंकी भी उन बच्चों को बहुत प्यार करती, उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें खिलाती और खूब सारी कहानियाँ सुनाती। उन्हें अपने दोनों बच्चों की बचपन की अटखेलियाँ बताती और उनके साथ खूब सारा हंसी मजाक करती। वह बच्चों को बताती कि उनके जैसे उसके भी पोते पोतियाँ हैं। आज वे शायद लेट हो गए हैं, लेकिन वे कल हमारे पास जरूर आएंगे, तब मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। बच्चे मासूम निगाहों से बस पिंकी का चेहरा निहारते रहते। बसंतु पिंकी से कहता कि वे दोनों बहुत अभागे हैं, जो उन्हें अपने लड़कों बहुओं पोते पोतियों का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ। पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाने, उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनने के अरमान ही रह गए। इस बात पर पिंकी बसंतु को भावनात्मक सहारा देते हुए कहती, तुम बिना अम्मू सम्मू के बापू बेकार की बातें अपने दिमाग में लाते रहते हो। हमारे लड़कों की अपनी जिंदगी है, वे अपने पैरों पर खड़े हैं और खुश हैं। हमें उनकी खुशी में ही अपनी खुशियों को ढूंढना है। गाँव बुलाकर क्यों हम उनकी तरक्की में बाधा डालें। तरक्की? कैसी तरक्की? ऐसी तरक्की किस काम की जो उनसे उनके माँ बाप तक को बुला दे। यह तरक्की का कौन सा रूप है पिंकी? बसंतु के शब्दों में दुख और गुस्सा दोनों था। इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। माँ बाप को बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशियाँ तलाशनी चाहिए। हमें उन पर कोई बेड़ियाँ नहीं डालनी चाहिए। जब उनका मन होगा वे आ जाएंगे हम आबागों से मिलने। थोड़ी चुप्पी के बाद, अब हमारे पास बचा ही क्या है जो वे हमारे पास आए। उन्हें अब हमसे कुछ मांगने की आवश्यकता थोड़ी ही है। कुछ क्षण रुकने के बाद, परंतु अम्मू सम्मू के बापू, ऐसी भी क्या नौकरी जो उन्हें अपने माँ बाप के पास आने से रोके। सच में आंखें तरस गई हैं अपने पोतों पोतियों का चेहरा देखने के लिए। पता नहीं वे अब कैसे दिखते होंगे जब उनके मुंह में जुबान नहीं थी। उस वक्त देखा था एक बार उन्हें, जब शायद गलती से हमारे बच्चे हमारे पास आए थे। कान तरस गए हैं दादी दादी की आवाज़ सुनने को। फिर कुछ पल की चुप्पी। क्या वे दादा दादी कहते भी होंगे या नहीं? एक गहरी उदासी पिंकी के चेहरे पर तैर जाती है। पिंकी की बात को आगे बढ़ाते हुए बसंतु बोला, अब तो वे फ़ोन भी कभी कभार ही उठाते हैं। हल्का सा रुकने के बाद, तुम सच कहती हो, इस पढ़ाई ने तो जैसे हमें संतान रहित ही कर दिया है। बसंतु ने अपने माथे को कसकर पकड़ लिया था। सूना घर पूरा दिन भर खाने को दौड़ता है। जाने मेरे इस घर को पूरे परिवार के कदमों की आहट भी कभी नसीब हो पाएगी या नहीं, पता नहीं। शायद तब तक मैं रहूंगी भी या नहीं। हल्की सी खामोशी के बाद, एक बार वे आ जाते तो मैं जीवन की इस अंतिम सांझ को इसी खुशी के सहारे काट लेती, परंतु जाने वो दिन कब आएगा। एक ठंडी आह के साथ पिंकी अपनी बात पूरी करती है, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, बस तुम हौसला रखो। वे हमसे मिलने जरूर आएंगे। मेरी उनसे बात हुई थी। एक हल्की रुकावट के बाद, वे जरूर आएंगे और जल्दी आएंगे हम बूढ़ों को देखने। यह सब कहते कहते बसंतु की आंखें एक बार फिर भर आई थी। वह तो पिंकी को नाम मात्र का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि पिंकी को पता है कि पिछले 1 सप्ताह से बसंतु अपने दोनों बच्चों को फ़ोन कर रहा है, लेकिन वे हैं कि उनका फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। उन्हें पता है कि पिता उन्हें हमेशा की तरह घर आने के लिए कहेंगे, उनकी बीमार माँ का वास्ता देकर बुलाएंगे, जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा और उन्हें एक नया बहाना बनाना पड़ेगा।
परंतु आज सच में बसंतु का फ़ोन लगा। बड़े बेटे अमित ने फ़ोन उठाया। बसंतु ने अमित से हालचाल पूछने के बाद एक फरियादी की तरह सवाल किया, बेटा घर कब आ रहे हो? तुम्हारी माँ की तबीयत अब ज़्यादा खराब हो रही है। वह तुम सब लोगों से एक बार मिलना चाहती है। कुछ समय निकालकर सपरिवार आ जाओ बेटा। पिताजी, अब तो शेड्यूल बहुत टाइट हो गया है, पर आप फिक्र ना करें। मैं देखता हूँ क्या बनता है भला। कोशिश करूँगा, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। बेटे का ऐसा जवाब सुनकर बसंतु की आंखें एक बार फिर छलछला गई थी। बसंतु ने इस बार बिना कुछ कहे फ़ोन काट लिया था। पिंकी बसंतु का चेहरा पढ़ चुकी थी। वह बोली, उदास नहीं होते जी, कोई बात नहीं। हमें अब किसी के सहारे की उम्मीद को छोड़ देना चाहिए। हम आपस में ही अपने सुख दुख को बांट लिया करेंगे, जैसे हम पहले से बांटते आए हैं। शायद हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा होगा। बसंतु ने पिंकी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप घर के एक अंधेरे कोने की तरफ काफ़ी देर तक लगातार देखता रहा। अपने बच्चों को लेकर पिंकी और बसंतु के बीच जब भी कोई बात शुरू होती तो वह हर बार एक गहन उदासी के साथ ही समाप्त होती थी। फिर वह दिन भी आया जब पिंकी ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। बसंतु के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। पिंकी की मौत ने बसंतु को अधमरा सा कर दिया था। यही तो एक सहारा थी बसंतु के सुख दुख का। दोनों अपने गमों को साझा बांटकर छोटी छोटी खुशियां तलाशने में लगे रहते थे। पिछले 2 साल से पिंकी को आंखों से कम दिखाई देने के कारण बसंतु ने घर के कामकाज के लिए गांव की एक औरत को भी रख लिया था। परंतु बसंतु को रोज उस औरत से एक ही शिकायत रहती कि वह पिंकी की तरह स्वाद खाना नहीं बनाती है। बसंतु को याद है 3 वर्ष पहले जब अमित और सुमित गांव आए थे तो उन्होंने उनके साथ चलने का जिक्र किया था। अमित ने यह कहकर टाल दिया था कि पिताजी, यहाँ की ढेर सारी ज़मीन हम यूं ही किसी के भरोसे छोड़ देंगे तो यह ज़मीन बर्बाद हो जाएगी, इसलिए आपका यहाँ पर रहना ज़रूरी है। सुमित ने भी अमित की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा था, अमित ठीक कह रहा है पिताजी। इस बुढ़ापे में शहर का प्रदूषण भरा वातावरण आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गांव का स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण ही आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। बसंतु ने उसी दिन से अपने दोनों लड़कों से सहारे की उम्मीद को छोड़ दिया था। उसे पिंकी का सहारा ही बहुत था, लेकिन अब तो वह भी उससे छिन चुका था। अमित और सुमित दोनों को पिंकी की मौत की खबर पहुंचा दी गई थी। मेड पर बैठा उदास बसंतु अपनी कमजोर नज़र से थोड़ा दूर देखने की कोशिश करता तो उसकी नज़र दोनों गांव के बीच बहने वाली नदी के बने पुल से फिसलती हुई उस लकड़ी के मकान के जर्जर खंडर से जा टकराती, जो 3 मंजिला सीमेंट के कोठी के समीप खड़ा जैसे स्वयं को उपेक्षित सा महसूस कर रहा था। नदी के उस पार के गांव में केवल यही एक पुराना मकान शेष था, बाकी सब तो बाढ़ की बेट चढ़ चुके थे। बसंतु पुराने मकान के साथ अपनी तुलना में व्यस्त। वह सोचने लगा, बाढ़ के बाद यह मकान अपनी मजबूती पर तो जरूर इतराया होगा, लेकिन आज यह अपने आसपास बने ऊंचे ऊंचे मकानों के बीच खुद को अकेला, अपमानित और उपेक्षित महसूस कर रहा है। आज इसे कोई भी नहीं पूछता। शायद यह भी अब मेरी तरह जिंदगी के दुखों से तंग आकर अपनी अंतिम सांस की ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होगा। इस बूढ़े मकान में ही बसंतु और पिंकी का बचपन बीता था। उस समय यहाँ कितनी रौनक थी। बड़ी अम्मा और उनकी बहू की मीठी नोकझोंक, पिंकी के दादा देवा की डांट, छोटे भैया और पिंकी की बुआ के मजाकिया शरारतों से घर हमेशा हंसी के ठहाकों से गूंजता रहता था। घर के बड़ों और छोटों के साथ मिल बैठकर खाने का मजा ही कुछ और था। छोटा सा बसंतु रोज पिंकी के घर पहुंच जाता था। उस वक्त यह मकान इस गांव का सबसे आलीशान मकान था। बसंतु के घर वालों की इस परिवार के साथ काफ़ी बनती थी। दोनों बड़े परिवारों की दोस्ती दोनों गांव को जोड़ने में एक कड़ी का काम करती थी। नदी में कोई पुल न होने के कारण बरसात के 2 महीनों में नदी का उफान 2 गांव के बीच दीवार का काम करता था। किसी भी संदेश का कार्य नदी के दोनों किनारों से लोगों की जोर जोर से आने वाली आवाज़ें करती थी, परंतु बरसात में जब नदी का शोर आवाज़ को दबा देता तो संदेश का माध्यम दोनों किनारों से लहराने वाले रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े करते।
रंग के अनुसार जिनका अपना अपना अर्थ होता था। बरसात के बाद दोनों गांव वाले दोबारा आपस में मिलने की खुशी में कई दिन तक जश्न मनाते। सभी खूब नाचते गाते और तरह तरह के पकवान तैयार करते थे। इस अकेलेपन और गम की घड़ी में बसंतु को अतीत में जागना सुखद एहसास की अनुभूति करा रहा था। बसंत के महीने में जन्म होने के कारण बसंतु का नाम बसंतु पड़ा था। दोनों गांव के लिए एक ही साझा स्कूल था जहां बसंतु और पिंकी ने 5वीं तक पढ़ाई की। देवा ने तो अपनी पोती पिंकी को शहर में आगे पढ़ाने के लिए साफ इनकार कर दिया था। वैसे भी उस समय लड़की को पढ़ाने की मानसिकता अपने निम्न स्तर पर थी। बसंतु के माता पिता को इस बात का डर था कि शहर की अजनबी हवाएं बसंतु को भी अजनबी ना बना डाले, इसलिए उन्होंने बसंतु को आगे स्कूल नहीं भेजा। वे कहते, वैसे भी इसे कौन सी नौकरी करनी है, ढेर सारी जमीन को तो इसे ही संभालना है। बसंतु को अपने माता पिता के उस डर का एहसास आज अपने साथ होते दिख रहा था। वह सोच रहा था, क्या उसके माँ बाप सही थे या फिर। बसंतु को वह दिन भी याद है जब ईश्वर से ज़्यादा देर तक दोनों परिवारों की खुशी देखी नहीं गई। उस साल इतनी बारिश हुई कि देवा के परिवार समेत गांव का आधा हिस्सा बाढ़ अपने साथ ले गई। अतीत के इस दर्दनाक हादसे की याद ने बसंतु की बूढ़ी आंखों को नम कर दिया था। उस समय बसंतु हट्टा कट्टा नौजवान था। पिंकी बाढ़ के समय अपने मामा के पास थी, अतः वह बच गई थी। बाढ़ के बाद फिर कभी भी गांव में बरसात के बाद का जश्न नहीं मनाया गया। बाद में पिंकी के रिश्तेदारों की सहमति से पिंकी और बसंतु का विवाह करा दिया गया। गांव के बीच से होकर जाने वाली सड़क पर शाम के 7 बजे की आखिरी बस की जोर की ब्रेक ने बसंतु के ख्यालों को विराम लगा दिया था। बस की ओर पलटी बसंतु की हिलोरे खाती गर्दन। जब वापस मुड़ी तो बसंतु के चेहरे पर पहले से ज़्यादा चिंता की रेखाएं और निराशा के भाव उभर आए थे। आज भी उसके बेटे नहीं आए थे। गम के अथाह सागर में गिरे बसंतु ने एक नज़र आसमान पर दौड़ाई, जो सूर्य क्षितिज की गहरी खाई में डूब चुका था। उसके विश्वास के और एक पहलू ने आज दम तोड़ दिया था। बसंतु लाठी के सहारे खड़ा हुआ और कांपती टांगों के साथ धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ चला। आज जब अमित और सुमित गांव पहुंचे तो गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। कहीं कहीं पर छोटे बच्चे जरूर खेलते नजर आ रहे थे। जैसे ही दोनों घर पहुंचे तो घर के आंगन में मौजूद लोगों की भीड़ को देखकर वो घबरा गए। भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचे तो देखा, सफ़ेद कफन में ढकी बसंतु की लाश को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था। इससे पहले कि अमित और सुमित कुछ कहते पूछते, गांव का एक व्यक्ति उन्हें चिट्ठी थमाते हुए बोला, बाबूजी ने कहा था आप दोनों जब भी घर आए तो आप इसे जरूर पढ़ लें। साथ ही साथ बाबूजी की अंतिम इच्छा भी थी कि आप उन्हें मुखाग्नि न दें। मुझे उम्मीद है आप उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करेंगे। यह सब सुनकर अमित और सुमित हैरान थे। सभी गांववासियों की अजीब सी घूरती और क्रोध से भरी नज़रों का सामना कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अमित के आँख के इशारे पर सुमित भी उसके पीछे पीछे घर के एक कोने में पहुंच गया। हाथ में पकड़ी चिट्ठी में लिखी बातों को जानने के इरादे से अमित ने धीरे से चिट्ठी को खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक तुम आओ शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूं। झुर्रियों भरे इस चेहरे में तुम्हें मेरी पीड़ा का शायद जरा भी एहसास नहीं होगा, इसलिए मैं सारी पीड़ाएं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। दूसरी बात, मैं तुमसे मुखाग्नि का हक छीन रहा हूँ। वह इसलिए कि तुम तो कब का मुझे जला चुके हो। बस शरीर को जलाने की सामाजिक औपचारिकताएं मात्र से वंचित कर रहा हूँ। हो सके तो अपने इस बूढ़े बीमार कमज़ोर बाप को माफ़ करना। तुम्हारी माँ तुम्हारी एक झलक पाने की आस लिए अंतिम सांस तक दरवाजे पर टकटकी लगाई, तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। जिस माँ ने तुम्हें हमेशा बुरी नज़रों से बचाए रखा, मुझसे लड़ लड़कर तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा किया, उस बीमार बूढ़ी माँ का हालचाल पूछना तो दूर, उसके अंतिम संस्कार के लिए भी तुम्हारे पास समय का अभाव रहा। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझ अकेले को तुम्हारे सहारे की आस बाकी थी। कई बार संदेशा भी भेजा, लेकिन तुम फिर भी नहीं आए। इसे मैं भाग्य की विडंबना कहूँ या अपने दिए संस्कारों पर शक करूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है आज रुपयों के लिए रिश्तों का खून बहाना
एक आम बात हो चुकी है। लेकिन बच्चों, तुम दोनों मेरी एक बात हमेशा याद रखना। आदमी थक हार कर अंत में उन्हीं ठुकराए रिश्तों की शरण में सुकून महसूस करता है। मैंने सारी जमीन और यह पुराना मकान वृद्धाश्रम को दान कर दिया है। मुझे लगा कि जो बेटे अपने माँ बाप की इस अवस्था में देखभाल ना कर पाए, वे शायद इस जमीन और बूढ़े मकान को भी यूं ही किसी अन्य के सहारे छोड़ या बेचकर अपनी तिलस्मी दुनिया की चकाचौंध में खोए रहेंगे। इसी डर से यह कदम उठाने पर मजबूर हुआ। जानता हूँ मेरा निर्णय तुम्हारी नज़रों में माफ़ी के काबिल नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी की फरियाद नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम इस गांव में बसने का ख्याल भी अपने मन में कभी ना लाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे तरह की औलाद गांव में रहकर किसी और बसंतु की अंतिम सांझ को दुखों के पहाड़ तले दबा दे। मुझे आशा है कि तुम मेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करोगे। बच्चों, मैंने अपने जीवन की सांझ को बहुत कष्टों और दुखों में बिताया है। आप दोनों को कभी यह मौका ना आए, ईश्वर से यही फरियाद करता हूँ और अपने लिए ईश्वर से यह दुआ मांगता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कोई औलाद ना दे। इसी जन्म में ही औलाद के सुख से मेरा जी भर गया है। मेरे बच्चों, मेरी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा बाप अकेलेपन की पीड़ा को झेलते झेलते सठिया सा गया हो। मेरा अंतिम प्रणाम, तुम्हारा अभागा बाप बसंतु। चिट्ठी को पढ़कर अमित और सुमित के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव तैर रहे थे। गुस्से से चिट्ठी को टुकड़े टुकड़े करके वे जोर जोर से रो पड़े थे। आंगन खाली था। एक एक करके सभी लोग बसंतु की अंतिम यात्रा में शामिल हो चुके थे। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।